पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद। अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहे तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले है, पीले। अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। और कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ? सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है, कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आई है। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ, सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती, पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपकी यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती?
पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना, पर कोई ना, अच्छा है चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। हैं? चले मंदिर? माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। हॉरर कहानियां थी। चुड़ैल पार्ट 1। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ भैरवगढ़ गांव काली पहाड़ी के ठीक पीछे था। काली पहाड़ी यानी मौत का घर। भैरवगढ़ गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था। लगभग 24 घंटे घने तूफान और तेज हवाओं की वजह से वहां के वीराने माहौल की कहानियां लोगों के दिलों को दहला देती थी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो भैरवगढ़ गांव तक जाने की हिम्मत करते थे। लोगों का कहना था कि इस गांव के आसपास बुरी आत्माओं का साया मंडराता है। गांव के रहने वाले लोगों ने वैसे तो अपनी आंखों से किसी बुरी आत्मा या साये को नहीं देखा था, लेकिन गांव का बच्चा बच्चा इस बात को महसूस कर सकता था कि गांव के ऊपर कोई तो खौफनाक साया मंडरा रहा है। और उसकी वजह ये थी कि उस गांव में जैसे ही कोई लड़का 18 साल का होता, उसके 18वें जन्मदिन की रात ठीक 12 बजे अकस्मात उसकी मौत हो जाती। हर बार ये मौतें बड़े ही रहस्यमयी ढंग से होती, और इस बार सरपंच सुमेर के बेटे को 18 साल होने में अब बस 15 दिन बाकी थे। अजी सुनते हैं, हमारा बेटा भी कुछ दिन बाद 18 साल का हो जाएगा। कहीं वो डायन उसे भी खा गई तो। कैसी बातें कर रही हो? जब वो इस गांव में ही नहीं है तो कोई भी डायन या बुरा साया उसका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? उसे कुछ नहीं होगा। हाँ जानती हूँ, आपने उसे पढ़ाई के बहाने इस गांव से बाहर निकाल शहर भेज दिया है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि वो बार बार यहाँ आने की जिद करता रहता है। वो चाहे कितनी भी जिद कर ले जानकी, पर मैं उसे इस गांव में कभी वापस नहीं आने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि गांव के दूसरे लड़कों की तरह मेरे बेटे की भी अजीबोगरीब ढंग से मौत हो जाए।
कभी कभी तो लगता है कि हम सब गांव वालों को हिम्मत करके अपने गांव को इस बुरी आत्मा से छुड़वा लेना चाहिए। लेकिन कौन जानता है आखिर वो खतरनाक साया किसका है? वो काली आत्मा कौन है जो रातों रात हमारे गांव के लड़कों को निगल जाती है? सुमेर और जानकी जब ये सारी बातें कर रहे थे तब रात के लगभग 10 बज चुके थे और हर रात की तरह भैरवगढ़ गांव एक भयानक काले तूफान की आगोश में था। बाहर चल रही तेज हवाएं और बारिश के बीच कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा है। किसी के तड़पने और चीखने की आवाज़ें गांव के कानों में बार बार टकराती, पर वहां रहने वाले किसी भी औरत या आदमी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपने घर से बाहर कदम रख के उन आवाज़ों तक पहुंच सके। सो जाओ जानकी और घर के खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर दो। अब जानकी सब खिड़कियां ठीक से बंद करने ही लगती है कि तभी उसे अपने घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ें सुनाई देती है। इन आवाज़ों को सुनकर जानकी और सुमेर के चेहरे डर से पीले और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जानकी, जानकी, इतनी रात कौन होगा? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई बुरी तरह से दरवाजा खटखटा रहा है। अरे हाँ, पर किसी की आवाज भी तो नहीं आ रही। क्या करूं? दरवाजा खोल लूं या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। लड़खड़ाते कदमों से सुमेर दरवाजे के करीब जाता है और अपने कान को दरवाजे पर रख धीरे से आवाज देते हुए पूछता है, कौन है? कौन है वहां? तभी एक बेहद डराने वाली आवाज उसके कानों से टकराती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, वरना आज की रात इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा बेटा 18 साल का होने वाला है। अगर उसकी जान की जरा भी परवाह है तो दरवाजा खोल दो। इस आवाज को सुनते ही सुमेर घबरा कर पीछे हट जाता है और जानकी को पूरी बात बताता है। कहीं वो डायन हमारे घर तक तो नहीं पहुंच गई। अब हम क्या करेंगे? मुझे दरवाजा खोलना ही होगा जानकी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सुमेर डर से अपनी दोनों आंखें कसकर बंद करता है और कांपते हाथों के साथ झटके से दरवाजा खोल देता है। तभी किसी की जोर से हंसने की आवाज सुमेर और जानकी को सुनाई देती है। उस आवाज को सुन दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं और सामने अपने बेटे राहुल को खड़ा देख दंग रह जाते हैं। राहुल के हाथ में उसका मोबाइल होता है जिसमें से वो आवाज बज रही थी। ये क्या मजाक है? और तू यहाँ, तुझे मना किया था ना गांव में आने को, समझ में नहीं आता क्या? 18 साल का होने वाला है तू। माँ, आप लोग भी पता नहीं किन अंधविश्वास भरी बातों पर भरोसा करते हैं। क्या मैं अपने घर नहीं आ सकता? आप लोगों से नहीं मिल सकता? देख बेटा, हमने तुझे किसी वजह से ही इस गांव से दूर रखा था और यहाँ आकर तूने अच्छा नहीं किया। चल, मैं तुझे अभी के अभी वापस शहर छोड़कर आता हूँ। ओफो पापा, आप बेकार की बातों से परेशान हो रहे हैं। बाहर इतना तेज अंधर तूफान चल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस आप लोगों से मिलने आया हूँ, कुछ दिन रहकर चला जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है इस लड़के का। नहीं जानता कि इस गांव में ये सुरक्षित नहीं है। किसने कहा था तुझे यहाँ आने को? ये आवाजें सुन, बाहर से जो आवाजें आ रही है तुझे सुनाई नहीं देती क्या? अरे माँ, जब जोर से तूफान चलता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो इसी तरह की आवाजें आती हैं। ये बहुत नॉर्मल है माँ। नॉर्मल होगी तेरे लिए बेटा। 4 दिन शहर में पढ़कर आया है तो अपने माँ बाप की बात नहीं मान सकता। माँ, मुझे अभी बहुत जोरों से भूख लगी है। पहले कुछ खिला दो, और रात भी बहुत हो गई है। हम इस बारे में कल बात करते हैं, ठीक है? राहुल के वापस आ जाने से जानकी और सुमेर की आंखों की नींद उड़ गई थी। खाना खाने के बाद राहुल तो अपने बिस्तर पर जाकर सो गया, लेकिन जानकी और सुमेर पूरी रात उसके कमरे के बाहर पहरेदारी करते रहे।
उन्हें पल पल इसी बात का डर था कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो ना जाए। रात बीतती है, सुबह का सूरज निकलता है। अब जैसे ही वो राहुल को नींद से जागते देखते हैं तो उन दोनों के दिल को सुकून मिलता है। अरे माँ, पापा, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? क्या पूरी रात सोए नहीं? जिनकी जवान बेटी की जान को खतरा हो उन माँ बाप को नींद नहीं आती बेटा। बेटा अब तो वापस शहर चला जा। देखो माँ, मैं किसी जरूरी काम से इस गांव में आया हूँ और वो काम पूरा होने के बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। काम? गांव में तेरा क्या काम है? पापा, मैं बचपन से ही इस गांव के बारे में बेहद डरावने किस्से सुनते आया हूँ, इसीलिए अब मैं उन्हीं किस्सों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा। रिसर्च करना चाहता हूँ कि आखिर सच्चाई है क्या। हे भगवान, लो जी सुन लिया, और भेजो इसे पढ़ने के लिए शहर। मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरी बहन के पास दूसरे गांव भेज दो। ना ये शहर जाता और ना उल जुलूल की बात इसके दिमाग में आती। जानकी और सुमेर राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनता और अपना कैमरा लेकर गांव की पास वाली काली पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। अब राहुल जैसे ही काली पहाड़ी पर पहुंचता है, उसकी नजर पहाड़ी के ठीक बीचों बीच बनी एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ती है। यहाँ भी कोई रहता है क्या? ये इंटरेस्टिंग होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा। राहुल की आवाज पहाड़ों से टकराकर उसके कानों में सुनाई दे रही थी। उसने चारों तरफ का नजारा देखकर वहां की तस्वीरें अपने कैमरे में उतारना शुरू कर दिया। तभी अचानक राहुल ने अपने कैमरे में खींची हुई तस्वीर को जूम करके देखा और उसमें उसे जो नजर आया वो देखकर राहुल की होश उड़ गए। क्या सचमुच उस गांव के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया था? क्या राहुल की जान बच पाएगी? क्या देखा था राहुल ने उस फोटो में जिसे देखकर वो दंग रह गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।